हेलो दोस्तों। मेरे कुछ दोस्त कंप्लेंट कर रहे थे कि यार तुम आजकल वीडियो नहीं बना रहा, क्या बीच 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 से धमकी आ गई क्या या कोई बात हो गई? यार हमें कुछ सीखने को मिलता था तो कुछ बनाया कर। तो वही कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को कोई धमकी धमकी नहीं आई। तो अभी जॉब लगी है बैंगलोर में, तो उसमें घर को चेंज करने में, थोड़ा पढ़ने में समझने में टाइम जाता है। तो और कुछ डिस्कशंस है होती हैं तो उन बीच में तो समझ रहा हूँ सिस्टम क्या है। तो वही है, शेयर करता हूँ कि आज तक मैंने जो सीखा है क्या नहीं सीखा है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि कहाँ तक मेरी सोच अभी तक समझी है कि सिस्टम में, क्योंकि मेरे बचपन से मेरे अंदर एक ख्याल आता था या बहुत अच्छी खासी पहली उम्र से कि ये देश हमारा देश क्यों गरीब क्यों है, ऐसे हालात क्यों है, और यूरोप के देश या दूसरे देश जो अमीर हैं वो क्यों है। शायद सबके में आता होगा, किसी में जोर से आता होगा, किसी में थोड़ा कम, कहीं इग्नोर कर देते हैं, कहीं झूठ का सहारा ले लेते हैं कि ठीक है यार किस्मत है हमारी। और मेरा तो दिमाग था कि थोड़ा रीजनिंग की तरफ जाता है कि सोचता था कि क्यों है। उसी को ही लेके मैंने थोड़ा वेस्टर्न कल्चर को समझने की कोशिश करी, यूरोप की हिस्ट्री पढ़ी, यूरोप के फिलोसफरों को पढ़ा, और अलग अलग थॉट्स को, अलग अलग राइटर्स को पढ़ा समझने के लिए एग्जैक्टली ऐसा क्या है, कुछ देश इतने अमीर क्यों हैं, कुछ गरीब क्यों हैं। और जो उसका निचोड़ है, देखो, टाइम टाइम के साथ जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती चली जाती है तो पर्दे हटते चले जाते हैं, थोड़ी क्लैरिटी बढ़ती चली जाती है, पर इसका मतलब नहीं कि आप अल्टीमेट क्लैरिटी पे हो। अब तक का जो मैंने समझा है वही मैं शेयर करना चाहता हूँ कि देखो, देश की जो अभी तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो रही है, वो रही है कि यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। माना कि आपके पास कुछ पड़ा है और आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो। माना कि आपके पास सोने की खान है या उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप अमीर नहीं होंगे ना। पैसा पड़ा है अंदर बैंक में पड़ा है या तिजोरी में पड़ा है, तो यूज नहीं कर पा रहे, तो भी आप गरीब ही हो ना एक किस्म से। तो ऐसा ही है देश का, क्या हुआ कि सबसे बड़ी बीमारी है इसकी कास्ट सिस्टम। इसने देश को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया, और उस ग्रुप्स के कारण ऐसा हुआ कि देश का 75% 80% जनता अपने एक छोटे फ्रेम के कारण भी, आप खेती वाले खेती करोगे ऐसे, तो उसमें ही रही है हमेशा से। जब भी अंग्रेज आए वो आए, क्योंकि उसमें टैलेंट को, कंपटीशन को खत्म कर दिया। तो एक भंगी का बच्चा भंगी की सफाई ही करेगा, एक किसान का बेटा किसान ही बनेगा, चाहे उसमें टैलेंट एक बड़े इंजीनियर का, जैसे आजकल हम इंजीनियर बन गए हैं, है तो किसान के बेटे ना। तो टैलेंट को हमने फोल्ड करके रखा, तो वो एक बड़ा कारण रहा है जिसके कारण पूरे देश का, चलो अब तो थोड़ा खुला हुआ है बट इतना नहीं है। अगर आप सिस्टम को, इन्होंने वक्त की निजाकत को समझते समझते सिस्टम को चेंज, और ये कास्ट सिस्टम थोड़ा कमजोर हुआ अंग्रेजों के आने के बाद, क्योंकि अंग्रेजों ने कास्ट सिस्टम को नहीं माना, और उन्होंने, जैसे कि अम्बेडकर के बाद, उससे पहले उनके गुरु थे ज्योतिराव फूले, या उनके उससे पहले थे, तो उनको चपरासी बनाया अपने इसमें, या फिर उसके बाद सूबेदार बने फौज के अंदर, फिर अम्बेडकर जैसे को पढ़ने का मौका मिला, ऐसे थोड़ा ग्रोथ हुआ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक कास्ट सिस्टम है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगती है कि यहाँ पढ़े लिखे लोगों की कमी है। एक अच्छा खासा 5-10% मेरे हिसाब से, जैसे अंग्रेजों में जब बात करते हो, उन्होंने 100 किताबें पढ़ी होती हैं हर एक ने ना। अगर 20 साल 22 साल के बच्चे से बात करो ना अच्छे खासे, तो एक अच्छा खासा ग्रुप है, 5-10% ही, ज्यादा नहीं घुमा सकती है, बट एक है ग्रुप है जिनको पता है कि सिस्टम कैसे काम करता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, कम्युनिज्म क्या होता है, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम क्या होते हैं। और वो लोग पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं अलग अलग विचारों से। जैसे कि एक बच्चा और एक बड़े में क्या फर्क होता है कि बड़े को 10 चीजें फालतू पता होती हैं बच्चे को, तो बड़े को मूर्ख बनाना मुश्किल होता है कंपेयर टू बच्चे, क्योंकि उसको 4 चीजों का पता है। तो एक पढ़ा लिखा आदमी को 1000 चीजों का पता है, तो उसको मूर्ख बनाना और मुश्किल है, और वो समझा भी देता है। ठीक है ना, बच्चों को आप कहते हो तू यहाँ धोखा खाएगा तो बच्चे समझ जाएगा। तो ऐसे हमारे यहाँ पढ़ा लिखा ग्रुप नहीं है। आप कहोगे नहीं नहीं एजुकेशन तो अच्छी है, हमें बी टेक है ये है। अरे, उन बीटेक वालों से या उन इंजीनियर से, हम ग्रेजुएटों से आप एक बार पूछ के देख लो कि जब से उन्होंने ग्रेजुएशन छोड़ी है तो उनके बाद कितनी किताबें पढ़ी। मतलब ऐसा तो है नहीं है कि आपने एक बार ग्रेजुएशन कर ली तो आपने पूरी दुनिया का ज्ञान मिल गया। और एक पढ़ा लिखा आदमी अगर पढ़ाई को छोड़ दे तो समझ गया उसने सब कुछ जान लिया है ना। ये कभी नहीं खत्म होता यार, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। 40-40 साल लोगों को हो गया है ग्रेजुएशन किए हुए, उन 40 सालों में उन्होंने एक किताब भी नहीं पढ़ी। यही हमारा हाल सारे ग्रेजुएट्स का है। किताबें या पढ़ाई हमारे लिए सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया था। और जो एजुकेशन बनाई गई है दूसरे तौर पे, कि वो बनाई गई है अंग्रेजों के द्वारा, एक सस्ते इंजीनियर।
पैदा करने के लिए, इंजीनियर नहीं, एक अकाउंटेंट, भाई उनका हिसाब किताब यहाँ इंडिया में जोड़ घटा टैक्स कुछ लेना था, उसके हिसाब से उनको सिर्फ उतना पढ़ाया जाए जितना उनके काम है। तो एजुकेशन का मतलब तो होता है क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना, आपके अंदर सोच पैदा करना कि आपको चीजों को देखना, गलत सही का पता लगा सके आप, दोनों पक्षों की बातें। हमारे यहाँ हुआ रट्टा मारना कि रट्टा मारो, जो बोला जाए, जो गाइड में लिखा हुआ है एज इट इज टेक किया, वो एक गुलामी प्रवृत्ति की चीज है, वो सोच नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है कि आपको समझ समझ डालना, ज्ञान डालना, ताकि आप दो चीजों को दिए जो उनको समझ। ये हमारे अंदर कभी डाले नहीं गए, रट्टा मारो वही लिख के आओ, उससे नंबर नहीं। तो क्रिटिकल थिंकिंग, तर्क शक्ति हमारे अंदर कभी पैदा नहीं की गई, और हमारे लिए सिर्फ एजुकेशन एक इनकम, नौकरी करने का एक जरिया है, पैसे कमाने का जरिया, इससे आगे कुछ नहीं। तो इसलिए बहुत छोटा क्लास है हमारे यहाँ। बड़े बड़े इंजीनियर लोग भी आज भी, कहीं मैंने एक बार मास्टर से बात करी, कहते गौमूत्र में भी कहते हैं कि कुछ तो होता होगा तभी ना प्रचार होगा। भाई एक उसके अंदर छोटी सी क्रिटिकल थिंकिंग होती तो कहता है कि यार चलो कोई एक्सपेरिमेंट, इतना बड़ी अच्छी चीज मान लेता हूँ मैं आपकी बात, जैसे दवाइयों का इलाज मिलता है, भाई किसी ने रिसर्च में प्रूव करके देखा है, या खुद ही कर ली हो, या 4-5 टेस्ट कर ली हो, 1000 बंदों का टेस्ट किया था, इनमें से 900-500 ठीक निकल गए इस चीज से, ऐसा कोई रिसर्च ही नहीं है। तो आप मानने के ऊपर मानते जा रहे हो, तो यही एक अंधविश्वास की तरह चलता है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग से आती है, ये नहीं है हमारे यहाँ पर। बड़े बड़े कोई भी देख लो, अपने देख लो, पराये देख लो, पढ़ने से तो एक किस्म की नफरत है। आप किताब पढ़ने की बात करोगे, ना 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 हम तो प्रैक्टिकल लाइफ से, मतलब कोई भी बहाना देगा, हम तो प्रैक्टिकल लाइफ से सीखते हैं। ठीक है ना, तो ये हर कोई बहाना ढूंढेंगे, तो ये इनका हमेशा से रहा। देखिए पढ़ाई की कमजोरी है, और ये इनको रखा भी इस तरीके से गया है। ठीक है ना। तो तीसरा क्या है हमारा, जो अभी तक है प्रॉब्लम है, स्टेट। इंडियन स्टेट है, कोई भी गरीब देश है, वो नहीं चाहता कि उसकी ये सिचुएशन से बाहर आए। इंडियन स्टेट है, जो हमारे यहाँ जज हैं, बड़े बड़े क्लास है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो नहीं चाहती कि उसकी जनता इस चक्कर से निकले। हमारे यहाँ ड्यूल इकोनॉमी कहा जाता है इसको, एक अमीरों की अलग दुनिया है, एक गरीबों की अलग दुनिया है। तो गरीबों की दुनिया इसलिए रखी जाती है कि उनमें से फ्री की लेबर मिल जाती है, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपए उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग मिल जाते हैं। अगर उनका स्टैंडर्ड बढ़ गया तो वो भी 25-30 हज़ार, 50-50 हज़ार मांगे काम करने के ना। तो इसको ड्यूल इकोनॉमी कहा जाता है। हर गरीब देश में या तो सबसे अमीर लोग ज्यादा मिलेंगे, या गरीब। अमीर मतलब कि छोटी सी क्लास बहुत अमीर मिलेगी, जैसे राजा के टाइम में होता था कि राजा कुछ 5-10% उसके जो नीचे के काम करने वाले कुछ जीर बजूर होते थे, या फिर जनता होती तो पूरी खेती करती। ये सिस्टम को जानबूझ के रखा जाता है। ऐसे ही हमारे देश में है, नेशनलिज्म का जो पार्ट हमारा स्टेट हमें पढ़ाता है, ताकि गरीब के बच्चे 25-25 हज़ार में अग्निवीर बन के देश के लिए अपनी उनकी उनकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करे। जो फौज होती है अगर आप देखो, तो ये देश की फौज नहीं होती, ये कैपिटल क्लास होती है, जो पूंजीवती, जो अमीर लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को, उनकी चीजों को प्रोटेक्ट करने। क्योंकि आपके पास तो कुछ है ही नहीं। एक गरीब के पास क्या है, एक छोटी सी खोली है, वो भी किराए पे, तो उसको किसकी प्रोटेक्शन करनी है? प्रोटेक्शन तो उसकी करनी है जिनके पास सारा पैसा, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनको प्रोटेक्ट कर कौन रहा है? वो एक गरीब का बच्चा किन ले 25-30 हज़ार, 50 हज़ार के चक्कर, इंटरेस्ट उनके प्रोटेक्ट। तो आर्मी जब जरूरत पड़ती है, अब किसानों पे लठ बरसाया, तो वही आर्मी, वही गरीब किसानों के बच्चे अपने दूसरे किसानों पे लठ बरसा रहे हैं। बचा किसके लिए? या पूंजीपतियों के लिए। ये दिखाया जाता है, एक नेशनलिज्म का एक अच्छा झंडा लोगों की आंखों में डाला जाता है, जिसके थ्रू ये सब होता है। तो ये बातें हैं, बड़ी है, मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ, बट समझने की कोशिश करोगे ना तो डायरेक्शन में जाओगे। तो एक कैपिटलिस्ट या पूंजीपतियों के हाथ में बड़ा हथियार है, एक देशभक्ति के नाम से लोगों को अच्छा मूर्ख बना देते हैं, और एक धर्म के नाम से। दो इनके हाथ में बहुत, पहले राजाओं के नाम पे धर्म होते थे, वो मंदिर वगैरह बनाते रहते थे, तो दूसरों के तोड़ते रहते थे। और अब ये इनके हाथ में एक नेशनलिज्म के नाम से 300 साल पुराने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक अच्छा और टूल उनके हाथ लग गया, जिनके अंदर वो लोगों को लगता है कि उनका राज है, और वो शोषण होता जा रहा है। अगर लोगों का राज होता तो शायद लोगों की सुनी जाती। 20-20, 25-25 साल सुप्रीम कोर्ट में केस निकल जाते हैं, और बड़े बड़ों के केस तो आज एक रीट्वीट करने वाला केजरीवाल का था, उसको वो तो सुप्रीम कोर्ट में चल गया। बाकी का कोई 30-30 साल मर्डर केस, ये केस, वो केस, एफआईआर भी दर्ज। जिनके लिए सिस्टम बना उनके लिए काम करता है, जिनके लिए नहीं बना उनको दिखावा करता है कि ठीक हम तेरा काम कर रहे हैं, थोड़ा धीरे हो रहा है, कोई बात। तो ताकि लोग उसका विरोध ना करें, उनको फील आता है कि चलो हमारे लिए। चलो ठीक है, ऐसी सी वीडियो में थोड़ी और अच्छे क्लैरिटी वर्डों में बोलने की कोशिश करूँ अगली बार से। एक ब्रीफ था और एक एक पॉइंट को था। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।